वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं राउडी अमिताभ। तो कहानी की शुरुआत नीता नाम की लड़की से होती है। अच्छा, ये मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है, ठीक है, पहले बता दिया। तो कहानी की शुरुआत नीता नाम की लड़की से होती है। तो वो जैसे घर से काम पे जाने के लिए निकलती है, तभी क्या होता है कि उसके घर के सामने से एक बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो बंदा बाइक से गिरकर घायल हो चुका था। अब नीता भी एक अच्छे दिल की लड़की है, उसके परिवार वाले भी बहुत ही अच्छे हैं, जो कि किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटते। इसीलिए नीता भी तुरंत उस आदमी को अपने घर ले आती है और फिर नीता के साथ साथ उसके माता पिता भी उस आदमी की चोटों पर दवा लगाने का काम करते हैं, ताकि उस बंदे को ज्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन दोस्तों, होता यह है कि उस बंदे की तो नीता पे गलत नजर है। वो नीता को देखते ही अपने मन में अनसंट विचार बना लेता है। इसलिए वो नीता के माता पिता के सामने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अब ये देखकर नीता उसको जोर का थप्पड़ लगा देती है, जिस चीज से वो बंदा भड़क जाता है और अपने 10 और साथियों को बुला लेता है। क्योंकि दोस्तों, असल में ये एक नंबर के गुंडे हैं। लोगों को धमकाना, चोरी चकारी करना, किसी को भी जान से मारना जब मन करे, किसी लड़की के साथ गलत काम करना, यहाँ तक कि उसकी जान लेने से भी ये पीछे नहीं हटते। ये तो इनका डेली का काम है। और ऐसे इंसान को नीता अपने अच्छे दिल के खातिर घर में लेकर आ गई। बताओ, उससे और उसके परिवार को क्या ही पता था। उनकी अच्छाई ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी बन गई। और वो गुंडा जिसको नीता ने बचाया था, वो अपने 10 साथियों को मिलकर पहले तो नीता के माता पिता को मारते हुए उन्हें बंदी बना लेता है, और उसके बाद बारी बारी से वो बेचारी नीता के साथ गलत काम करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, काम होने के बाद वो बंदा जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो नीता के साथ साथ उसके माता पिता का भी गला काट कर उन्हें वही मौत के घाट उतार देता है। सच में यार, ऐसे लोगों की वजह से लोग एक दूसरे की मदद करने से पीछे हटते हैं। तभी तो डरते हैं सभी लोग किसी की भी मदद करने के लिए। अब यहाँ से अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहाँ एक कमिश्नर अपने बाकी पुलिस वालों से कहता है कि क्या हो रहा है आजकल, इतने अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई कंप्लेंट लिखवाने के लिए क्यों नहीं आता। लोगों का क्या पुलिस के ऊपर से भरोसा उठ गया है। तो बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि सर, शहर में तौफिक और यादव नाम के 2 गुंडे रहते हैं। दोनों के आतंक से सारा शहर परेशान है। आए दिन दोनों में लड़ाई होती रहती है, जिसके खातिर अभी तक 70 मासूम लोगों की जानें जा चुकी है। कई बार हमने उन गुंडों को पकड़ा भी है, लेकिन इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जैसे हम इनको पकड़ते हैं तो आधे घंटे के अंदर होम मिनिस्टर का फोन आ जाता है और फिर छोड़ना पड़ जाता है हमको। बस इसी वजह से लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठ गया है, और ना ही हमारे पास फिर कोई कंप्लेंट लिखवाने आता, क्योंकि उनको पता है कि हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सारे लोग यहाँ कंप्लेंट लिखवाने के बजाय ऐसे गुंडों को कुछ पैसे देकर अपना काम करवा लेते हैं। अब आप ही बताइए हम क्या करें, हम भी तो मजबूर हैं। लेकिन कमिश्नर कहता है कि कानून ऐसी थोड़ी चलता है, हम हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना। ऐसे तो ये शहर नहीं गुंडों का अड्डा बन जाएगा, जहाँ सारे गुंडे सिर्फ अपनी मनमानी करते फिरेंगे। हमें लोगों का भरोसा जीतना होगा, ताकि लोगों का कानून पर यकीन हो सके। इसलिए देखो, आइंदा किसी भी बदमाश को पकड़ो तो कानून के मुताबिक ही उसको सजा देना। किसी के भी कहने पर या फोन करने पर उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। आगे जो होगा देखा जाएगा, मैं देख लूंगा खुद। दूसरी ओर दोस्तों, तौफिक और यादव दोनों के गुंडे आपस में एक जगह आकर मिलते हैं, क्योंकि शहर में गन्स की डीलिंग होने वाली है। बाहर से माल आएगा जिस शहर में बेचा जाएगा। तौफिक और यादव दोनों चाहते हैं कि वो डील हमें मिले, ताकि हम उन गन्स को बेचकर मुनाफा कमा सके। ये उनकी सोच है। इसी वजह से यहाँ पे मीटिंग तो रखी गई है, लेकिन इनकी ये मीटिंग बदल जाती है लड़ाई में। नतीजा ये निकलता है कि दोनों के बीच एक मुकाबला रखा जाएगा, जहाँ दोनों के गैंग से एक बंदा लड़ने के लिए आएगा। तौफिक का आदमी जीता तो डील उसको मिलेगी, और यादव का जीता तो डील उसको मिलेगी, जिस पर दोनों टीमें मान जाती है। और फिर वो अपने अपने सबसे ताकतवर गुंडे को भेजते हैं लड़ने के लिए। जहाँ शुरुआत में तौफिक का भेजा हुआ बंदा बहुत बढ़िया तरीके से लड़ाई करता है, पर थोड़ी देर लड़ने के बाद वो अपने ओपोनेंट के सामने बड़ा कमजोर दिखाई देने लगता है। अब ये देखकर यादव बड़ा खुश हो गया था कि अब वही जीतने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे विजय नाम का बंदा एंट्री मारता है। दोस्तों, कपड़ों से नजर आ रहा था कि अभी अभी जेल से भाग कर आया है, और वो आधे यादव के आदमी को खूब मारता है, जिससे वो आदमी अपनी हार मानते हुए सीधा हो जाता है बेहोश। पर यादव इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि विजय तो बाहर का बंदा है, खेल में चीटिंग हुई है और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। गन्स की डील अब मेरे साथ ही होगी, और तौफिक, अगर तुमने बीच में टांग घुसाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहने के बाद दोस्तों, यादव चला जाता है वहाँ से। और उसके जाने के बाद तौफिक विजय से कहता है कि वाह यार, कमाल कर दिया तूने, यादव की तो हवाई निकाल दी तूने, बहुत ही बढ़िया बंदा है लगता है। एक काम कर, मेरी गैंग में शामिल हो जा, मजा करेगा। ये सुनकर विजय कहता है कि नेकी और पूछ पूछ, आपके गैंग में शामिल होने के लिए ही तो यादव के आदमी की धुलाई की है। अब तो आपने पूछ ही लिया तो बिल्कुल मैं गैंग में शामिल होऊंगा आपकी, और फिर हम दोनों मिलकर उस यादव को बताएंगे कि कौन है डॉन। तौफिक खुश दोस्तों, उसको क्या चाहिए था, एक और बंदा मिल गया ताकतवर। अब अगले सीन में हम मुस्कान नाम की लड़की को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि अच्छा मैं बताता हूँ, जहाँ पे वो काम करती वहाँ से उसको 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है। मांगने पर बॉस उसको जॉब से निकालने की धमकी दे रहा था। इसी वजह से मुस्कान को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या करे। तो उसके पिता उससे कहते हैं कि तौफिक के पास जाओ, उसको अपनी परेशानी बताओ, थोड़े पैसे लेकर वो तुम्हारा काम कर देगा। ये सुनकर मुस्कान तौफिक को ढूंढने निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसको विजय नजर आता है दोस्तों, और वो विजय से
आके तौफिक का रास्ता पूछती है, मतलब उसका एड्रेस। अब वो पता पूछ ही रही थी कि तभी विजय सिर्फ उसको ही देखता जा रहा था, क्योंकि वो उसे पहली नजर में पसंद आ चुकी थी। वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तौफिक के घर कहाँ से जाना है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और फिर विजय मुस्कान को लेकर तौफिक के पास आ जाता है। मुस्कान उसको अपनी परेशानी बताती है, जो भी उसके साथ हो रहा है। तो तौफिक विजय से कहता है कि तुम जाओ इसके साथ और इसके बॉस को सीधे टांग तोड़ दो उसकी। तो विजय तुरंत मान जाता है कि अब मुझे मुस्कान के साथ टाइम बिताने का ज्यादा मिलेगा। उसके बाद मुस्कान उसको अपने ऑफिस लेके आ जाती है, जहाँ पहले तो विजय बॉस के पास नहीं जाता, क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि मुस्कान सच कह रही है या फिर नहीं। तो वो बॉस मुस्कान को देखते कहने लग जाता है, तुम यहाँ फिर आ गई, तुम तो कह रही थी कि मैं वैसी टाइप की लड़की नहीं हूँ। देखो मेरा ऑफर अभी भी वैलिड है कि जितना तुम मेरे करीब आओगी उतना ही तुम्हारी सैलरी तुम्हारे करीब आएगी। और दोस्तों ये बातें सुनकर विजय समझ जाता है कि मुस्कान सही कह रही थी, ये तो ठरकी है। और वो खुद ही बॉस के करीब आकर कहता है कि और कितने पास आऊं सर, इतना पास चलेगा क्या? ये सुनकर बॉस कहता है कि अबे तू है कौन और अंदर कैसे आया, तू मुझे जानता नहीं है। और ये कहकर दोस्तों अपना बड़ा सा हथियार निकाल कर विजय को डराने की कोशिश करता है। पर विजय उससे थोड़ी डरने वाला, वो जैसे उसको अपनी बॉडी दिखाता है ना, तो बॉस की हवा निकल जाती है और वो अपने हथियार को साइड में रखकर सीधा मुस्कान के पैर पकड़ते हुए कहता है कि देखो बेटी, तुम्हें मैसेज आ गया होगा सैलरी का, इंटरेस्ट के साथ सैलरी दी है, ध्यान से चेक करना। ये देखकर विजय उसका मजाक उड़ाता है कि क्या गुंडा बनेगा रे तू, तेरी तो ऐसी हवा निकल के देख के 2-4 थप्पड़ मार देता तो पता नहीं क्या होता तेरा। पर जो भी है, इन सब से दोस्तों मुस्कान बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। वो विजय का शुक्र अदा करती है मदद करने के लिए, जिससे विजय का मन तो बिल्कुल लड्डुओं से भर जाता है कि लगता है मुस्कान मेरे प्यार में धीरे धीरे पड़ रही है, ये मौका मैं इतनी आसानी से जाने तो नहीं दूंगा। ये उसके दिमाग में चल रहा था। और यहाँ कमिश्नर होम मिनिस्टर के पास आता है और उससे कहता है कि देखिए सर, आपके किए हुए सारे करतूतों की जानकारी रखता हूँ मैं, लेकिन आपके डर से पुलिस वाले सबूत नहीं रखते, पर इस बार सिर्फ वार्निंग देने आया हूँ। आइंदा कभी भी आपने कुछ गलत काम किया और उसके खिलाफ मुझे सबूत मिल गया ना, तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर होगा आपके लिए। तो मिनिस्टर कहता है कि एक बात बताओ कमिश्नर, ये अचानक देशभक्ति कहाँ से जाग गई तुम्हारे अंदर? सारे पुलिस वाले बिकाऊ होते हैं, तो तुम मेरे खिलाफ सबूत जमा करके कर भी क्या लोगे? जनता फिर मुझे वोट देगी और दोबारा से मैं जीत जाऊंगा। बस थोड़ा सा दंगा फसाद करवा कर अपोजिशन पे आरोप लगाना पड़ेगा। बस धर्म की राजनीति करनी होती है, बेमतलब की बातें करके जनता को बहलाना होता है, और वो मेरी बातों में आ ही जाएंगे वैसे भी। उसके बाद तेल लगाने गया तेरा कानून, एक बार पावर में आ जाऊं फिर क्या दिक्कत है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर तुम्हारे अंदर देशभक्ति जागी है तो जाओ, जिस गुंडे को पकड़ना है पकड़ो, मैं किसी को छुड़ाने नहीं आऊंगा, जाओ बस। हाँ, यादव और तौफिक को छोड़कर, वो दोनों मेरे सबसे खास आदमी हैं, उन्हीं की वजह से तो मैं चुनाव जीतता हुआ आया हूँ। उनको कुछ मत करना, ताकि आप समझदार हैं कमिश्नर साहब, समझ जाएंगे। कमिश्नर दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है ये सारी बातें सुनकर, और वो यहाँ पे तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो मिनिस्टर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके उसको हवालात में जरूर बंद करेगा। अब मिनिस्टर दोस्तों तुरंत तौफिक को फोन करके बता देता है कि कमिश्नर थोड़ा सा टफ बंदा है, शक होने पर वो जेल नहीं बेचता, सीधे एनकाउंटर कर देता है, तो अपने आदमियों पे जरा ध्यान रखना, समझे? ये सुनकर तौफिक परेशान, लेकिन इस चीज से उसको एक आइडिया भी तो आ जाता है, और वो ये कि वो उसके ही गैंग के कुछ बंदे जो यादव से जाकर मिल चुके थे उनको मरवा देता है, ताकि पुलिस वालों को लगे कि तौफिक के गुंडों को यादव के आदमी मार रहे हैं। इसलिए कमिश्नर यादव को ढूंढता हुआ जाएगा और यादव को मार डालेगा। लेकिन दोस्तों जब कमिश्नर को इसके बारे में पता चलता है कि करीब 8 लोगों को सबके सामने मार दिया गया, जो सभी तौफिक के गैंग के मेंबर्स थे, तो कमिश्नर कहता है कि कोई कुछ नहीं करेगा, अच्छा हुआ ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, लड़ते रहो और मरो, वरना मैं ही इनका एनकाउंटर कर देता। तौफिक का प्लान तो चौपट हो गया, क्योंकि कमिश्नर इस बात में आगे गया ही नहीं। इसके बाद यादव तौफिक के पास आकर उस पे गन तानते हुए कहता है कि तूने मेरे साथियों को मारा है ना, इसके बदले मुझे तेरी जान चाहिए। पर तभी वहाँ पे विजय आकर यादव से कहता है कि हमारे आदमियों को मार कर हमें ही मारने पहुंच गया। विजय तौफिक को बताता है कि हमारा प्लान लीक हो गया है, जिन बंदों को हमने यादव के आदमियों को मारने भेजा था, यादव के बंदों ने उनकी फोटो बदल दी और उसके गैंग के बंदों की जगह हमारे गैंग के बंदों की फोटो भेज दी, और उन हथियारों ने ये नहीं देखा कि वो किसके गैंग के बंदों को मार रहे हैं, बस फोटो देखकर उन्होंने उन लोगों को मार डाला। इससे हुआ ये कि हमारे ही हाथों हमारे बंदे इस यादव की वजह से मारे गए। और यहाँ देखो ये कह रहा है कि हमने इनके बंदों को मारा है, ताकि इसके पास वजह हो जाए हमें मारने के लिए। जो सुनकर तौफिक कहता है विजय से कि बहुत बढ़िया तुमने इसका पता लगा लिया, मेरा दिल खुश हो गया सब सच्चाई जानकर। और यादव हैरान था कि इसको मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला। वो तौफिक को धमकाते हुए वहाँ से तो चला जाता है कि देख लेना, अभी तो विजय की वजह से बच गया, वरना आइंदा तुझे छोड़ूंगा नहीं। और अब तौफिक क्या है ना दोस्तों, आंख बंद करके विजय पे भरोसा करने लग जाता है। और आज रमजान का खास मौका होता है, तो वो विजय को अपने गैंग के सभी बंदों से मिलवाने लेके जाता है, जहाँ तौफिक कहता है कि हमारे 11 खास बंदे और हैं जो अभी ढाबे पर मौजूद हैं, वो किसी
किसी भी घर में घुसकर चोरी करते हैं, लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं, उनके बगैर तो आज मजा ही नहीं आएगा यार, कोई बुला कर लाओ उनको। इसीलिए विजय ही उनके पास जाता है और ये वही 11 लोग थे दोस्तों जिन्होंने स्टार्टिंग में नीता के साथ वो काम किया। विजय को जैसे ही उन 11 के बारे में पता चलता है ना, वो ढाबे पर पहुंच जाता है और बड़ी बुरी तरह से उन 11 लोगों को मारने में लग जाता है, मानो कि उन्होंने विजय के साथ बहुत कुछ बुरा किया हो। उसी का बदला लेने के लिए शायद विजय ऐसा कर रहा है। कुछ ही देर में वो सभी 11 लोगों को सीधे मौत के घाट उतार देता है दोस्तों। जिसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ तौफीक के पास आकर कहता है कि अभी तो सिर्फ 11 को मारा है, तेरा नंबर भी जल्दी आ जाएगा, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है और मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी तेरे उन साथियों के साथ ऐसा मारूंगा ना कि टाइम नहीं लगेगा नरक पहुंचने में। तौफीक का भी खून खोल चुका था कि विजय में इतनी हिम्मत आई कि मेरे साथियों को मार दिया और मुझे धमका रहा है, अब इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तौफीक को इतना तो समझ आ चुका था कि विजय उसके गैंग में उसके ही खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में शामिल हुआ था, इसीलिए वो अपने साथियों से कहकर विजय को मारने का ऑर्डर दे देता है। पर तौफीक के गैंग में बहरूपिये बनकर शामिल विजय का दोस्त तुरंत उसको वहां से लेके जाता है ताकि विजय को कुछ ना हो जाए, क्योंकि इतने सारे लोगों से एक साथ लड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। और अब मुस्कान यहाँ इस चीज के बारे में जब जानती है कि विजय ने 11 लोगों को मार डाला, वो डर जाती है कि मुझे क्या पता था कि तुम इतने बड़े गुंडे हो, अब अगर मैं भी तुम्हारी मर्जी से नहीं चलूंगी तो तुम मुझे भी मारोगे ना। लेकिन विजय का दोस्त कहता है कि विजय ऐसा नहीं कर सकता, आप जैसा सोच रही हो विजय वैसा इंसान बिल्कुल नहीं है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जिसके बाद दोस्तों विजय का दोस्त सारी बातें बताना शुरू करता है और हम कुछ टाइम पहले के समय पर जा पाते हैं जहाँ विजय अपने परिवार के साथ बहुत ही हंसी खुशी रहता था। उसके परिवार में उसकी बहन और माता पिता शामिल थे और दोस्तों ये वही परिवार था जिसे मूवी की शुरुआत में उन 11 लोगों ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। उसी परिवार से विजय ताल्लुक रखता था और नीता उसी की बहन थी। उसी के साथ उन गुंडों ने गलत काम करके दोस्तों उसे जान से मार डाला था। विजय का परिवार बहुत ही अच्छा था, सभी के साथ भलाई करना उनकी आदत थी, यहाँ तक कि नीता की शादी भी फिक्स हो चुकी थी, कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। तो विजय भी शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। विजय अपनी बहन से प्यार बहुत ज्यादा करता था दोस्तों। शादी के बाद तो नीता ने ससुराल जाना ही था, इसलिए तब तक जब तक वो जाती नहीं तब तक उसकी हर इच्छा पूरी करने में लगा हुआ था। वो जो कहती वो सारी चीज उसको ला कर देता था। उस दिन भी नीता को बिरयानी खाने का बहुत मन था, तो वही लाने के लिए विजय बाजार गया हुआ था। नीता ने उसे कॉल भी करने की कोशिश की थी जब वो गुंडे उसके साथ गलत काम कर रहे थे उस समय, लेकिन विजय ने फोन उठाकर खुद ही जवाब दे दिया था कि हाँ मुझे सब पता है, क्या लाना है क्या नहीं, बार बार फोन मत करो, परेशान मत करो, ला रहा हूँ ना। अब उसने तो नॉर्मल बात करी थी दोस्तों, उसे क्या पता था घर में ये कांड हो गया। और फिर जब सारा सामान लेकर विजय घर आया तो मानो उसके सामने दुनिया उजड़ गई है उसकी। सभी परिवार के सदस्य लाश बन गए थे जिसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। ये नजारा विजय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया और कैसे करता कोई भी होता तो, एकदम टूट चुका था। लेकिन किस्मत से दोस्तों नीता ने अपना कैमरा ऑन करके बेड के नीचे मोबाइल गिरा दिया था, जिससे विजय को उन सभी गुंडों की शक्ल पता चल गई थी कि आखिर किसने उसके परिवार के साथ ये काम किया। लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद भी उसको वो सभी गुंडे नहीं मिले। थक हार कर विजय ने फैसला किया कि वो आत्महत्या कर लेगा ताकि अपने परिवार से ऊपर तो मिल पाए भगवान के पास। लेकिन तब उसकी मुलाकात कमिश्नर से होती है। कमिश्नर कहता है कि एक और नौजवान इंसान मामूली सी बात पर आत्महत्या कर रहा है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? लड़की ने धोखा दिया या फिर बिजनेस में लॉस हुआ? क्या वजह है तुम्हारी आत्महत्या करने की? ऐसा कदम उठाने से पहले कम से कम अपने माता पिता के बारे में तो सोच लिया होता कि तुम्हारे जाने के बाद उनका क्या होगा। अब ये सुनकर विजय रोते हुए कमिश्नर को सारी बातें बताता है कि उसके साथ क्या क्या हो गया। उसके बारे में जानकर कमिश्नर के भी होश उड़ जाते हैं दोस्तों कि कितना बुरा हुआ है बेचारे के साथ। वो विजय से कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो क्या? मैं वादा करता हूँ तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा और कानून के खिलाफ जाकर तुम्हें मौका भी दूंगा उन 11 लोगों को मारने का, क्योंकि जेल जाकर तो कुछ ही दिनों में वो वापस निकल जाएंगे। तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करोगे क्या? विजय कहता है कि बिल्कुल सर, मैं हर वो चीज करने को तैयार हूँ, तो आप बताइए बस। तो कमिश्नर कहता है कि लड़की के साथ गलत काम ज्यादातर तौफीक के गुंडे करते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे उन 11 लोगों के बारे में पता नहीं चलेगा जिन्होंने तुम्हारे परिवार के साथ वो किया कि एग्जैक्टली वो 11 थे कौन। तुम्हें पहले तौफीक की गैंग में शामिल होना होगा, उसका भरोसा जीतना होगा, उसके बाद वो खुद ब खुद तुम्हें अपने सभी गुंडों से मिलवा देगा। इसीलिए विजय जेल का कपड़ा पहनकर तौफीक के पास गया था दोस्तों, ताकि उसको बता सके कि वो भी एक अपराधी है जो जेल से भाग कर आया है। इस तरह से धीरे धीरे करते करते विजय ने तौफीक का भरोसा जीता। उसके बाद तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से विजय ने उन 11 को मारा। और अब ये जानकर मुस्कान एकदम हैरान, वो समझ जाती है कि विजय बुरा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। इसलिए वो फैसला करती है कि वो विजय का साथ देगी, उसका हौसला बढ़ाएगी, ताकि वो शहर से यादव और उस तौफीक को खात्मा कर सके। अगले सीन में विजय कमिश्नर के पास आकर कहता है कि सर, मुझे तौफीक और उसके सारे गुंडों की लिस्ट चाहिए। अब मैं सभी को मारना चाहता हूँ ताकि जैसा मेरा परिवार सहा वैसा कोई और ना सहे। कमिश्नर कहता है ये काम खतरनाक होगा,
तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। विजय कहता है कि सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। तो कमिश्नर उसको वो लिस्ट दे देता है दोस्तों, और लिस्ट के मुताबिक विजय तौफिक और यादव दोनों के गुंडों को मारना शुरू कर देता है। इधर यादव और तौफिक दोनों मिनिस्टर के पास होते हैं। वो उनसे कहता है कि देखो चुनाव आने वाले हैं, इसलिए मुझे तुम दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। मैं वोटिंग जीत जाऊं, उसके बाद तुम दोनों के मजे करवा दूंगा, इसलिए हाल फिलहाल अपना ये आपसी झगड़ा बंद कर दो। पर तभी तौफिक और यादव को पता चलता है कि उनके सारे गुंडों को विजय और पुलिस वालों ने मिलकर एनकाउंटर कर दिया, सभी मारे जा चुके हैं। यादव की तो हवा निकल जाती है सुनकर और वो डर जाता है, इसीलिए वो मिनिस्टर से कहता है कि नहीं नहीं, मुझसे अब ये नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, वरना वो विजय मुझे भी मार डालेगा। अब उसके जाने के बाद मिनिस्टर तौफिक को चढ़ाने लग जाता है कि यादव तो गया, अब उसका भी शेयर तेरे को मिलेगा। यादव और विजय को टपका दे, उसके बाद पूरा शहर तू राज करेगा। तौफिक खुश दोस्तों, और वो मिनिस्टर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर मुस्कान अपनी अदाओं से मिनिस्टर के सेक्रेटरी को अपने जाल में फंसा लेती है और वो मुस्कान के बताए हुए जाल में फंसने भी चला जाता है। इसी तरह वहां आते ही विजय उस सेक्रेटरी को बंदी बना लेता है। कमिश्नर ने विजय को बताया था कि इन सब गुंडों को ताकत मिनिस्टर से मिलती है, मिनिस्टर जेल में चला जाए तो सभी गुंडे आराम से डर जाएंगे, और मिनिस्टर के खिलाफ सबूत चाहिए तो वो सिर्फ उसके सेक्रेटरी के पास मिलेगा। इसीलिए दोस्तों विजय ने उस सेक्रेटरी को पकड़ लिया। अब वो उसको मारते हुए कहता है कि मुझे मिनिस्टर के खिलाफ पता है क्या चाहिए, सबूत, वरना तू जानता ही है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर वो सेक्रेटरी डर के मारे अपना फोन उसको थमा देता है, जिसमें ऑफ कोर्स दोस्तों मिनिस्टर के खिलाफ इतने सबूत हैं कि बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ये तो उसको आसानी से जेल हो सकती है। तो विजय वो फोन कमिश्नर को ला कर दे देता है। इस चीज से कमिश्नर खुश और एक अरेस्ट वारंट लेकर मिनिस्टर को पकड़ने निकल पड़ता है। इधर मिनिस्टर अपने पार्टी के बंदों से कह रहा होता है, शहर में दंगे फसाद करवा दो अपोजिशन पार्टी के कपड़े पहनकर, फिर देखो धर्म के मामले में मुद्दा गर्म कर दो, यहाँ की जनता बेवकूफ बनकर हमें वोट दे दे और हम जीत जाएं। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है कमिश्नर की, जो कहता है कि तेरा खेल खत्म हो गया है मिनिस्टर, अब तुझे जेल जाने से भगवान शायद ही रोक सकते हैं, अरेस्ट वारंट लेकर आया हूँ तेरे लिए। मिनिस्टर एकदम घबरा जाता है। तो कमिश्नर कहता है कि अब इज्जत से चलोगे या फिर ये हथकड़ी पहननी होगी तुम्हें, बताओ। तो मिनिस्टर कमिश्नर के साथ जेल जाने को तैयार हो जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों यादव भी अपना अपराध मान चुका था, वो कमिश्नर का साथ देते हुए अपने सभी गलत धंधों को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए अब बचा हुआ था तो सिर्फ तौफिक, जो विजय का इंतजार कर रहा था कि कब वो मुझसे लड़ने के लिए आए और कब मैं उसे जान से मार डालूं। कमिश्नर विजय से कहता भी है कि तुम मत जाओ, मैं अपने बंदों को भिजवाता हूँ तौफिक को मारने के लिए, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें कुछ हो गया तो मुस्कान का क्या होगा, इसलिए ये काम मुझे करने दो। और विजय कहता है कि नहीं सर, जब सभी गुंडों को मैंने अपने हाथों से मारा है तो इस तौफिक को भी मैं अपने ही हाथों से मारूंगा, और आज के बाद इस शहर में कोई इंसान डर की जिंदगी नहीं जिएगा, आज सभी गुंडों का खात्मा होगा, बस मुझे ये करने दीजिए। ये सुनकर मुस्कान भी दोस्तों विजय की हिम्मत बढ़ाती है और फिर विजय जाता है तौफिक को मारने। तौफिक तो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद था, वहाँ विजय के आते ही वो उससे लड़ने लग जाता है। दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है। हालांकि विजय दिखने में तौफिक से कमजोर नजर आ रहा था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत तो थी। जो उसके परिवार के साथ हुआ उसका बदला लेने का जुनून था और इस शहर में शांति कायम रखने की उसके अंदर आग थी। इन सारी चीजों से वो तौफिक का खात्मा कर देता है। इस तरह से विजय ने न सिर्फ अपने परिवार का बदला लिया, बल्कि पूरे शहर को गुंडों के दहशत से आजाद करवा दिया। जिसके बाद विजय और मुस्कान की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है और इसी के साथ दोस्तों ये प्यारी सी, तो नहीं कहेंगे इसको प्यारी सी, मतलब अच्छी स्टोरी खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।